नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री ने गुजरात की ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जनता ने एक ओर जहां लोकतंत्र को मजबूती दी है, तो वहीं जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राज्य में इस ऐतिहासिक जीत के बाद उन्होंने युवाओं की बढ़ती आकांक्षा को नए आयाम देने और उसे नई सदी के संकल्पों से जोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि युवा जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति से ऊपर उठकर समर्थन देते हैं। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में सत्ताधारी भाजपा के मामूली वोट प्रतिशत के अंतर से हराने के बाद प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाया कि जन विकास और राज्य विकास की रफ्तार लगातार जारी रहेगी। पीएम ने बिहार के कुर्नी विधानसभा के उपचुनाव को भाजपा पर बढ़ती दीवानगी बताया। गुजरात में ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात की जनता को धन्यवाद दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा, धन्यवाद गुजरात। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा कि अभूतपूर्व चुनाव परिणामों को देखकर मैं अभिभूत हूं। लोगों ने विकास की राजनीति को आशीर्वाद दिया और साथ ही ये जता दिया कि इस गति में तेजी जारी रहे। मैं गुजरात की जनशक्ति को नमन करता हूं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में लिखा कि सभी मेहनती कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक एक चैंपियन है। ये ऐतिहासिक जीत हमारे कार्यकर्ताओं की असाधारण मेहनत के बिना संभव नहीं होती, जो हमारी पार्टी की असली ताकत है। प्रधानमंत्री ने हिमाचल की जनता का भी आभार व्यक्त किया और कहा कि मैं हिमाचल प्रदेश की जनता को उनके स्नेह और समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। हम आने वाले समय में राज्य की आकांक्षाओं को पूरा करने और लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए काम करते रहेंगे। गुजरात में भाजपा की ऐतिहासिक जीत साल 1985 के बाद से किसी भी दल ने विधानसभा में अपने दम पर 149 का रिकॉर्ड आंकड़ा पार कर लिया। साल 2002 में भाजपा ने सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। विधानसभा में 127 सीट जीतकर उसने रिकॉर्ड बनाया था। ठीक 20 साल बाद चुनाव में 155 से ज्यादा सीट जीतकर सभी रिकॉर्ड न सिर्फ ध्वस्त किए। साल 1985 में कांग्रेस ने राज्य में 149 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया था। तब कांग्रेस के माधव सिंह सोलंकी मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद कोई भी उनके रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया। भाजपा पहले ही दावा कर रही थी कि इस बार उनकी सबसे बड़ी जीत होगी। 150 से ज्यादा सीटें उनके खाते में होंगी और जब नतीजे सामने आए तो तस्वीर भी साफ हो गई और 155 सीटों के ज्यादा वहां पर जीत हासिल कर भाजपा सबसे बड़ी जीत का नया रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रही। एक ओर भाजपा को जहां एक तरफा जीत मिली, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस हाशिए पर नजर आई। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मुद्दे जनता के बीच चल नहीं पाए और 20 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। गुजरात की राजनीति में बड़े ही हो हल्ला हो वहां पर, लेकिन उसके साथ दस्तक देने की तैयारी में लगी आम आदमी पार्टी को कोई खास सफलता सीटों के लिहाज से नहीं मिली और पार्टी के शीर्ष नेताओं के कई बड़े दावे भी औंधे मुंह गिरे। आप दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई। वहीं राज्य में भाजपा की जीत से ये तो स्पष्ट है कि प्रदेश में पार्टी का संगठन काफी मजबूत है। प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा गुजरात की जनता के बीच दिनों दिन और मजबूत होता जा रहा है। गुजरात में भाजपा की सबसे बड़ी रिकॉर्ड जीत का अगर कोई सबसे बड़ा फैक्टर है तो वो है जनता का विश्वास। गुजरात में भाजपा पर जनता का ये भरोसा साल 1995 से चला आ रहा है। केशुभाई पटेल से हुई शुरुआत नरेंद्र मोदी से होती हुई भूपेंद्र पटेल तक जा पहुंची है। गुजरात विधानसभा चुनाव में मत प्रतिशत का आंकड़ा देखें तो भाजपा को 52% से ज्यादा वोट, कांग्रेस को 27.3% और आम आदमी पार्टी को 12.9% मत मिले हैं। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री और गृह राज्य होने के नाते दोनों का ही नेताओं ने न सिर्फ जनता से संवाद स्थापित किया, बल्कि भाजपा सरकार के नेतृत्व में हुए उन कामों को भी जनता के बीच रखा जिसकी नींव पर गुजरात संपन्न राज्य बना है। बीते 27 साल में भाजपा ने अपने शासन में बड़े ही रणनीतिक तरीके से लोगों को उनके बीच बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाया है। गुजरात में यही वजह रही कि कांग्रेस के मुद्दे और आम आदमी पार्टी द्वारा घोषित गारंटी जनता के बीच जगह न बना सकी। भाजपा की ऐतिहासिक जीत को आसान बनाने के लिए कांग्रेस की कम तैयारी और संगठन के शीर्ष नेताओं द्वारा राज्य विधानसभा में कम प्रचार भी एक फैक्टर माना जा रहा है। भाजपा में जहां एक और प्रधानमंत्री से लेकर एक कार्यकर्ता तक चुनावों में पूरी उत्साह और ऊर्जा के साथ जुटा रहा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा गांधी परिवार ने 1-2 रैलियों के अलावा ज्यादा प्रचार भी नहीं किया।
आम आदमी पार्टी ने प्रचार में ताकत तो खूब झोंकी, लेकिन गुजरात की जनता का विश्वास उतना भी नहीं जीत पाई। विपक्षी दलों की जनता से दूरी और सत्ता पक्ष के लिए एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी का होना भी जीत की राह को आसान कर गया। भाजपा ने पूरे चुनाव में व्यक्ति से ज्यादा संगठन पर भरोसा किया। ये संगठन की ही मजबूती थी कि मत प्रतिशत में गिरावट की जगह उसमें बढ़ोतरी नजर आई। हिमाचल प्रदेश के सियासी अखाड़े में जनता ने वहां की राजनीतिक रिवाज को कायम रखते हुए एक बार फिर विपक्ष को सत्ता की चाबी सौंप दी। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। 68 सदस्यीय हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने बहुमत के जादुई आंकड़े 35 से 4 सीट ज्यादा हासिल कर अपना आंकड़ा 39 तक पहुंचा दिया। सत्ता में रही भाजपा को 26 सीटों से ही संतोष करना पड़ा, 3 सीटें अन्य के खाते में गई। भाजपा की हार के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हार के कारणों की समीक्षा की और बात कही, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि जो वादे जनता से किए थे उन पर मुहर लगाई है। हिमाचल चुनाव के नतीजों में कांग्रेस की सरकार बननी तय हो गई है, वहीं लेकिन कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा को जीतने वाले दल से केवल 0.9% कम वोट ही मिले हैं। उन्होंने कहा कि पहले ये अंतर 5% वोटों का हुआ करता था। देश 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कुल 6 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में रामपुर सदर विधानसभा सीट पर आजम खान के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार असीम रजा को 33,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया। बिहार के कुर्नी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी के उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता ने जेडीयू के मनोज कुशवाहा को कांटे की टक्कर में 3,645 वोटों से हरा दिया। राजस्थान में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस ने राजस्थान में चुरू की सरदार शहर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत दर्ज की है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा सीट भानु प्रतापपुर से कांग्रेस की सावित्री मंडावी जीत गई। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर खतौली उपचुनाव में एसपीआरएलडी प्रत्याशी मदन भैया चुनाव जीत गए हैं। रालोद प्रत्याशी मदन भैया ने बीजेपी उम्मीदवार राजकुमारी सैनी को 22,165 वोटों से हरा दिया। बीजेपी को ओडिशा में भी हार का सामना करना पड़ा है। नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजू जनता दल ने भाजपा को बड़े अंतर से हरा दिया। एकमात्र लोकसभा सीट के लिए बीजेपी को मैनपुरी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव ने भारी मतों के अंतर से भाजपा के रघुराज शाक्य को हराया। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन लोकसभा और राज्यसभा में कामकाज शांतिपूर्वक चला। राज्यसभा से वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया गया। इस बिल के बारे में बोलते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि हमारा लक्ष्य वन्य जीव का संरक्षण होना चाहिए। राज्यसभा में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पेश किया गया। बिल पर केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि इस संशोधन से देश में ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। G20 की भारत की अध्यक्षता से संबंधित प्रश्न के जवाब के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने सांसदों से आग्रह किया कि वे अपने विचार और सुझाव सीधे उन्हें दें। लोकसभा में शून्यकाल और प्रश्नकाल शांतिपूर्वक चले। सरकार ने प्रश्नकाल में बताया कि देश में 8 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थी हैं। लोकसभा में नियम 193 के तहत भारत में खेलों को बढ़ावा दिए जाने को लेकर सरकार के द्वारा चलाए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की गई। मां भारती के अमर सपूत व देश के प्रथम सीडीएस पद्म विभूषण जनरल बिपिन रावत की पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि पर देश उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दे रहा है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में देश के पहले सीडीएस जनरल रावत की पुण्यतिथि पर विशेष श्रद्धांजलि दी गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जनरल विपिन रावत को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। जयशंकर ने ट्वीट किया, भारत के पहले सीडीएस दिवंगत जनरल विपिन रावत को आज उनकी पुण्यतिथि पर याद करता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून भाजपा कार्यालय में सीडीएस जनरल विपिन रावत की पहली पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान मैंडूस समुद्र की लहरों में देखने को मिल रहा है। तूफान के कारण समुद्र में ऊंची लहरों के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। कई जिलों के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है।
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मंडावी गांव में 8 साल का बच्चा अभी भी बोरवेल में फंसा हुआ है। प्रशासन की तरफ से बचाव अभियान चलाया जा रहा है और बच्चे को बाहर निकालने की भरसक कोशिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने भारत बांग्लादेश सीमा का उपयोग करके देश में नकली मुद्रा की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय कार्टेल का भंडाफोड़ किया। महाराष्ट्र में मुंबई के गोरेगांव पुलिस ने 1100 रुपए और 500 रुपए में फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाने वाले गिरोह के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च सफर्स के अनुसार दिल्ली में AQI 297 श्रेणी में दर्ज किया गया। केरल के कोची एयरपोर्ट पर एक यात्री से 140 ग्राम सोना जब्त किया गया है और वहीं इसका मूल्य 6.50 लाख रुपए होने का अनुमान है। कॉलेजियम की सिफारिश के बावजूद जजों की नियुक्ति में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि नियुक्तियों में देरी मेधावी लोगों को न्यायपालिका में शामिल होने से रोक रही है और ये एक परेशानी वाली स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जलीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति देने वाले कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वीडन में उपसाला विश्वविद्यालय में शांति और संघर्ष अनुसंधान के प्रोफेसर अशोक स्वैन द्वारा भारतीय दूतावास द्वारा अपने विदेशी नागरिकता कार्ड को रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कथित फोन टैपिंग के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख संजय पांडे को शर्तों के साथ जमानत दे दी। शेयर बाजार में आज 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 160 अंक की बढ़त के साथ 62,570.68 अंक पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 48.85 अंक की तेजी के साथ 18,609.35 अंक पर बंद हुआ। घरेलू स्तर पर शेयर बाजार में आई तेजी के बल पर आज अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में ₹9 की बढ़त लेकर 82.38 रुपए प्रति डॉलर पर रहा। वैश्विक स्तर पर WTI कच्चा तेल 2.40% की बढ़त के साथ $73.74 प्रति बैरल पर पहुंच गया है, जबकि ब्रेंट क्रूड का दाम 1.21% की तेजी दर्शाता $78.10 प्रति बैरल पर पहुंचा। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमन वाले कई बाजारों में डिमांड नोटिस, टर्म मनी, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और मनी मार्केट के कोऑपरेटिव बॉन्ड कैटेगरी में बाजार के समय को बढ़ाने का फैसला किया गया। अब से इन कैटेगरी में कारोबार का समय बढ़ाकर 9 से 5 कर दिया गया है। विमानन कंपनी एयर इंडिया ने गुरुवार को कहा कि उसकी योजना $40 करोड़ का निवेश करके 27 बोइंग B787-8 विमानों और 13 B777 विमानों समेत चौड़े आकार के अपने दोनों बेड़ों को नए जैसा बनाने की है। केरल में अदानी पोर्ट पर विझिंजम समुद्री बंदरगाह परियोजना स्थल पर निर्माण गुरुवार को फिर से शुरू कर दिया गया है। परियोजना कार्य बंदरगाह निर्माण के खिलाफ मछुआरों के 130 दिनों से चल रहे आंदोलन के कारण बंद पड़ा था। भारत सरकार ने फेसबुक की मूल कंपनी मेटा से कहा है कि वो सरकारी एजेंसियों से नोटिस मिलने के 1 घंटे के अंदर अपने प्लेटफॉर्म से कंटेंट को हटाने या डिलीट करने की कोशिश करे। वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने आज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया, जिससे देश भर में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को अपनी क्षमताओं में विस्तार करने के लिए सक्षम बनाया जा सकेगा। वैश्विक निवेश सलाहकार फर्म मॉर्गन स्टैनली ने अपने वैश्विक कर्मचारियों के लगभग 2% यानी लगभग 1600 कर्मचारियों की कटौती की है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से दोनेत्स्क क्षेत्र के कुराखोव शहर में भीषण रूसी गोलाबारी में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान के दौरान उत्कृष्ट साहस और बहादुरी दिखाने वाले सैनिकों को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। ईरान में पुलिस हिरासत में हुई एक 22 वर्षीय महिला की मौत के बाद से शुरू हुए देशव्यापी प्रदर्शनों में एक सुरक्षा अधिकारी को घायल करने पर एक व्यक्ति मोहसिन शेखरी को फांसी की सजा दी गई। वहीं ईरान में कई विश्वविद्यालय के छात्र दिवस के अवसर पर छात्रों को संबोधित कर रहे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए।
20 साल पहले बाली में नाइट क्लब के बाहर हुए बम धमाके के मुख्य आरोपी को इंडोनेशियाई अदालत ने पेरोल पर रिहा कर दिया। 12 अक्टूबर 2002 को हुए इस बम धमाके में 20 अलग अलग देशों के 202 लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे। मंगोलिया में बिगड़ती अर्थव्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी एक सरकारी इमारत में घुस गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार ने कोयला के मामले में भ्रष्टाचार किया है और देश से नाजायज तरीके से कोयला चीन को बेचा गया है। प्रदर्शनकारी पूरे घपले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। नाराज लोग इस कुव्यवस्था को रोकने में विफल संसद को भी भंग करने की भी मांग कर रहे हैं। राजनीतिक संकट से गुजर रहे पेरू में वहां के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को पेरू की कांग्रेस ने बेदखल कर दिया है और उनकी जगह उपराष्ट्रपति डीना बोलुआर्टे को देश का अगला राष्ट्रपति बनाया गया है। पेड्रो कैस्टिलो ने देश में संसद को भंग करने और इमरजेंसी सरकार बनाने की कोशिश की थी। संसद ने उनके खिलाफ महाभियोग चलाकर उन्हें पद से हटा दिया। इजरायली सैनिकों ने ओफ्रा के वेस्ट बैंक बस्ती के पास एक फिलिस्तीनी आतंकवादी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद छापेमारी में 2 और फिलिस्तीनियों को गोली मार दी गई। कप्तान रोहित शर्मा, दीपक चाहर और कुलदीप सेन चोट के चलते बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे मैच से बाहर हो गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ तीसरा वनडे 10 दिसंबर को खेला जाएगा। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय और दुनिया भर में सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बने। बीसीसीआई ने श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 घरेलू सीरीज के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। भारतीय टीम जनवरी में श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20 और वनडे सीरीज खेलेगी। बीसीसीआई के शेड्यूल के अनुसार भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ भी टीम जनवरी से फरवरी में 3 मैचों की वनडे और 3 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया भी फरवरी से मार्च में भारत का दौरा करेगी। इस दौरान दोनों टीमों के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। फिर दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज भी खेली जाएगी। वहीं कतर फीफा विश्व कप में ग्रुप स्टेज से बाहर होने के बावजूद हैंसी फ्लिक जर्मन राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कोच बने रहेंगे। कतर में खेले जा रहे फीफा विश्व कप में क्वार्टर फाइनल की लाइनअप तैयार हो गई है और वहीं शुक्रवार को पहले क्वार्टर फाइनल में ब्राजील और क्रोएशिया आमने सामने होंगे। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का सामना नीदरलैंड से होगा। अंतिम 16 के मुकाबले में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, जबकि क्रोएशिया ने जापान को शिकस्त दी है। नीदरलैंड के गोलकीपर एंड्रीज नोपर्ट ने कहा है कि शुक्रवार को होने वाले विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले से पहले अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है। भारत के स्टार शटलर एच.एस. प्रणय को वर्ल्ड टूर फाइनल्स में हार का सामना करना पड़ा। करीब 1 घंटे तक चले मुकाबले में प्रणय को जापान की कोरियाई नराओका के हाथों शिकस्त मिली। अभिनेता धर्मेंद्र के आज 87वें जन्मदिन पर हेमा मालिनी ने पति धर्मेंद्र को विश किया। मालिनी ने ट्विटर पर अपनी और धर्मेंद्र की तस्वीरें शेयर करते स्वस्थ जीवन की कामना की। रोहित शेट्टी ने घोषणा की है कि सिंघम 3 में दीपिका पादुकोण एक पुलिस अफसर की भूमिका निभाएंगे। सिंघम 3 में रोहित शेट्टी दीपिका पादुकोण के साथ काम कर रहे हैं। कपिल शर्मा की फिल्म जुइगाटो केरल के 27वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर होने वाली है और इस फिल्म में कपिल शर्मा के साथ शाहाना गोस्वामी ने मुख्य भूमिका निभाई है। हरी हरीश के निर्देशन में बनी क्राइम थ्रिलर फिल्म यशोदा OTT प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर 9 दिसंबर को रिलीज हो रही है। फिल्म में सामंथा रूथ प्रभु सैरोगेट मदर के लीड रोल में है। रणवीर सिंह स्टारर फिल्म सर्कस के नए गाने करंट लगा रे को लॉन्च कर दिया गया है। नए गाने में रणवीर और दीपिका साथ ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सर्कस 23 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सऊदी अरब के जेद्दा में आयोजित हो रहे रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रणबीर कपूर ने फिल्म का निर्देशन और निर्माण करने की इच्छा जताई। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में क्या कीजिए म्यूजिक एल्बम को लॉन्च किया गया। इस गजल को प्रतिभा सिंह बघेल ने आवाज दी है और गीतकार आलोक श्रीवास्तव ने लिखा है। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।